नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अलवर जिले के बानसूर थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां बदमाशों ने एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला अपहरणकर्ताओं से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गई थी और उसी दौरान बदमाशों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और वो मौके से फरार हो गए। महिला की हत्या से नाराज परिजन और गांव के लोग अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम केसरी देवी है। केसरी देवी के बेटे कालूराम का दूध के लेन देन के चक्कर में कुछ लोगों से विवाद हो गया था। उसी के बाद वो लोग उसका अपहरण कर ले जाने लगे। जब उसकी मां उसे बचाने आई तो बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की, जिसमें महिला की मौत हो गई। कोई दूध को लेके विवाद हुआ था, उसको लेके इनको छुटा के वापस आ गए थे। गांव वाले वहाँ से जब घर पहुँच गए, ये पीछे से इसकी मम्मी और ये और तीनों वहाँ से जब जाने लगे, पीछे से इनके ऊपर वार हुआ है और इनकी मम्मी की वहाँ मौके पे मौत हो गई थी। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में फिरोजाबाद से रिश्तेदारी में शामिल होकर आ रहे एक बाइक सवार को उसके ही सगे ताऊ और उसके लड़के ने एक के बाद एक 4 गोलियां मार दी। गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार युवक को राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां बताया गया कि कंधे और कूल्हे में 2-2 गोलियां लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाद में इस युवक को उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि घायल शख्स का नाम हरि है और वो देवदास का पुरा का रहने वाला है। 5 महीने पहले 27 अक्टूबर को देवदास का पुरा गांव में बिजली का खंभा लगाने को लेकर 2 सगे भाई राजाराम और अजब सिंह में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में राजाराम और उसके बेटों ने अजब सिंह के बड़े बेटे गंगाराम की लाठी और कुल्हाड़ी से पीट कर हत्या कर दी थी। उसी मामले में राजाराम और उसके दोनों बेटों को हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया था। लेकिन 5 दिन पहले राजाराम हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आया और उसने अजब सिंह के छोटे बेटे रामहरि पर जानलेवा हमला कर दिया। फिरोजाबाद से घर के लिए आ रहा था, रास्ते में पेट्रोल पंप के पास में बिजली घर के पास में वहाँ पर मेरे गोली में ताऊ और ताऊ लड़का था और 2 लोग अन्य थे, 2-3 लोग गाड़ी में। हाईवे पर एक ट्रक धू कर जल रहा था और आसपास मौजूद लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम को इस आग की खबर दे दी गई थी, लेकिन जब तक वो लोग मौके पर पहुंचते तब तक आग की लपटों ने सब स्वाहा कर दिया था। हाईवे पर धू कर जल रहे ट्रक की तस्वीरें चित्तौड़गढ़ के खोखरिया खेड़ी के पास की हैं, जहां चित्तौड़ की तरफ जा रहा ट्रक हाईवे ब्रिज पर अनबैलेंस होने से पलट गया और फिर उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रक का ड्राइवर और खलासी दोनों किसी तरह से बाहर तो निकल गए, लेकिन इस ट्रक में जो चावल लोड था वो भी ट्रक के साथ ही जलने लगा। इस आग की खबर आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन उनके यहाँ पहुंचने और आग बुझाने से पहले ही ट्रक और चावल दोनों राख की ढेर में बदल चुके थे। ये गाड़ी दिल्ली से सूरत के लिए लोड करी थी। ये भी RL कंपनी का चावल लोड करा था। सर मैं चित्तौड़ की तरफ से आ रहा था। ब्रिज उतरने के बाद गाड़ी अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी पलटने के बाद पलट गई। पलटने के बाद गाड़ी में तुरंत आग पकड़ गई। गाड़ी आग पकड़ने के बाद मैंने अपने खल्लासी को खींचने लग गए। तुरंत पंप वाला के उन्होंने हमको निकाल लिया। उसके बाद गाड़ी में आग लगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान की दोबारा शुरुआत होगी। खबर है कि सरकार अप्रैल में इस अभियान को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, राजस्थान में 213 निकायों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था, लेकिन दिसंबर से अभियान बंद पड़ा है। सचिवालय स्तर के अफसरों के साथ निकाय अफसरों ने पट्टे से लेकर लीज, नियमन, फ्री होल्ड, खांचा भूमि, कृषि भूमि, अवैध कॉलोनी से लेकर कच्ची बस्तियों और हेरिटेज स्थलों के नियमों को लेकर सरकार को अंधेरे में रखा। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि करीब 60 नियम अभियान शुरू होने के बाद बदलने पड़े और इसकी वजह से इस अभियान का मकसद पूरा नहीं हो पाया। सरकार को उम्मीद थी कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से करीब 3000 करोड़ का राजस्व मिलेगा, लेकिन रुक जाने से अभी तक चौथाई आय भी नहीं हुई। 2 अक्टूबर 2021 से शहरों के संग अभियान शुरू हुआ था और कोविड 3rd वेव आने के कारण बीच में एक बार स्थगित कर दिया गया। तो जो प्रथम चरण था 2 अक्टूबर 2021 से, उससे अभी तक कंटिन्यू करते हुए लगभग 30,000 से अधिक पट्टे JDA द्वारा जारी किए जा चुके हैं और लगभग 150 कॉलोनीज में कैंप्स लगाने की हमने तैयारी कर रखी है।
अलवर के अंबेडकर नगर में अग्रवाल बालिका छात्रावास और सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के लिए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग अलवर पहुंचे। इस मौके पर सुभाष गर्ग ने अग्रवाल समाज की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर संवेदनशील है। रीट मामले पर भी उन्होंने यहां कहा कि पेपर आउट के मामलों में जो भी गलत है वो जेल जाएंगे। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। सरकार के बजट की पूरे देश में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है जिससे आमजन को फायदा मिले, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। अग्रवाल समाज अलवर के तत्वाधान में आज इस भवन का, शानदार भवन का निर्माण कर जो लोकार्पण किया गया है। और मैं तो समाज से ही कहूँगा, जिस तरह से महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं और उनका जो संदेश समाजवाद का, 1 रुपये और 1 ईंट, किसी भी समाज के गरीब व वंचित, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको आगे बढ़ाने का काम हमेशा इस समाज ने किया है। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पावटा के भांकरी गांव में आयोजित होली मिलन समारोह में खास स्वागत किया गया। यहां लोगों ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बस स्टैंड से समारोह स्थल तक एक बाइक रैली निकाली गई। इस समारोह के दौरान सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने के फैसले से राज्य में सभी वर्गों को समान अधिकार मिलेंगे और सद्भाव बढ़ेगा। उन्होंने यहाँ शांति धारीवाल के बयान को ओछी मानसिकता का परिचायक बताया। राठौड़ ने यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। गर्मी आने के साथ ही पाली में पानी का संकट गहराने लगा है। साथ ही प्रशासन और जलदाय विभाग के उन वादों की हवा भी निकलने लगी है जिसमें उन्होंने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करवाने का वादा किया था। आपको बता दें कि पाली शहर के लिए जलदाय विभाग ने जवाई बांध में पानी कम होने पर बोमदड़ा बांध से पानी की सप्लाई शुरू की थी, लेकिन शहर के अधिकांश वार्डों में गंदा, मटमैला और बदबूदार पानी पहुंच रहा है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कदर गंदे पानी की सप्लाई पर यहाँ के लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, लेकिन इनकी बात कभी नहीं सुनी गई। लिहाजा अब ये लोग बड़े प्रदर्शन की बात करने लगे हैं। पिछले 2 महीने से ऐसा ही पानी आ रहा है। हम लाइनमैन को बार बार शिकायत कर चुके हैं, बार बार वाटर वाले को शिकायत कर चुके हैं, लाइनमैन को शिकायत कर दी है, पार्षद को भी बोल दिया। उन्होंने पार्षद ने वाटर वर्क्स के हमको नंबर दिया है, फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। और लाइनमैन यही कह रहे, हम 2 महीने से चेक कर रहे हैं, आज दिन तक कोई लाइन चेक नहीं हुई है। आज वो आए हैं, उन्होंने उनको चेक करवाई है लाइन, तो उनको गटर के पानी के सीवेज का गटर से कनेक्शन जुड़ा हुआ मिला है और वो अब कह रहा हम आज इस समस्या का समाधान शाम तक करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब जवानों को हिमालय का मीठा पानी पीने के लिए मिलेगा। सरहद पर बीएसएफ की करीब 29 सीमा चौकियों पर अप्रैल महीने के पहले हफ्ते से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने 28 करोड़ रुपए लगाकर इस योजना पर काम शुरू किया था, जिसमें से 29 सीमा चौकियों के लिए काम पूरा हो गया है और अगले चरण में बाकी बची 93 चौकियों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जलदाय विभाग के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा जैसे दुर्गम इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम बड़ा कठिन था। करीब 2 साल की मेहनत के बाद इस टास्क को पूरा किया गया। इस पाइपलाइन के चालू हो जाने के बाद अब जवानों को पानी के टैंकरों के भरोसे नहीं रहना होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से सीधी पाइपलाइन भारत पाकिस्तान की दुर्गम सीमा चौकियों तक पहुंच गई हैं और फिल्टर किया हुआ पानी जवानों को सीमा चौकी पर मिलेगा। जैसलमेर जिले में वर्तमान में एक पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसमें भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 29 बीएसएफ चौकियों पर हिमालय का मीठा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना अगले माह तक पूर्ण होना संभावित है। अलवर में मन्नी का बड़ स्थित छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ चिकित्सालय में 128वां चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बाहर से आए डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहां पहुंचे। इस शिविर में शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, आंख और कान के साथ साथ कई तरह की बीमारियों की जांच की गई और उसके इलाज के लिए फ्री में दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर आर्य कन्या विद्यालय समिति की निदेशक ने बताया कि आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक छोटू सिंह आर्य का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसी वजह से कार्यक्रम समिति की ओर से तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
राजस्थान स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मंगलवार को हवा महल स्थित बैकयार्ड में फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। इस शो में हवा महल पे टाइम ट्रेवल थीम पर बेस्ड कलेक्शन को रैंप पर उतारा जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ करीब 100 नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स कैटवॉक कर समर कलेक्शन पेश करेंगे। शो के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि राजस्थान के हैंडलूम और वीवर्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान प्रदेश के वीवर्स हैंडलूम फैब्रिक पर अपने एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ फैशन लवर्स को हैंडलूम से बने डिजाइनर आउटफिट देखने को मिलेंगे। फैशन शो में वीवर्स कोटा, डोरिया, चंदेरी कॉटन जैसे हैंडलूम फैब्रिक को नए तरीके से इंडियन वियर साड़ी, सूट, इंडो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ट्राउजर्स, जैकेट्स के रूप में नए कॉम्बिनेशन के साथ लेकर आएंगे। सबसे पहले प्रमोशनल उसमें कि लोगों का इससे जुड़ाव हो, उसको जोड़े, लोगों को जोड़े, इससे वो समझें कि हैंडलूम की क्या विशेषता है और प्लस उसकी क्या अपने आप में महत्ता है। तो उसके तहत हमने ये एक शो प्लान किया है। प्रदेश में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की मुहिम कोटा से शुरू हो गई है। कोटा के सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह के बुलावे पर वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी कोटा पहुंचे थे और यहां के नयापुरा इलाके की कला दीर्घा में लगी गोडावण और दूसरे वन्य जीवों की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में राज्य पक्षी गोडावण के अलावा कई और वन्य पशुओं और पक्षियों के जंगली चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रदर्शनी के निरीक्षण के बाद हेमाराम चौधरी ने कहा कि कोटा के सोरसन अभ्यारण्य में किसी समय में 24 गोडावण थे, लेकिन अब सोरसन गोडावण विहीन हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायक भरत सिंह के अनुभवों से लाभ लेकर सोरसन में गोडावण को फिर से आबाद करने, उनके रहवास के उचित प्रबंध के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध ने इस बार कुर्जा की विश्व भ्रमण की उड़ान पर अंकुश लगा दिया है। शीतकालीन प्रवास के बाद भारत से वापसी कर पाकिस्तान, अरब देशों से यूरोप के तुर्की और अंकारा के रास्ते यूक्रेन सीमा पर पहुंची कुर्जा ने इस बार यूक्रेन और रूस की ओर जाने से पहले ही वापसी कर ली है। विशेषज्ञों के अनुसार कुर्जा जिस रास्ते से प्रवेश करती है, वापसी उसी रास्ते से नहीं करती, बल्कि जाने का रास्ता अलग होता है। ऐसे में कुर्जा अलग अलग देशों की सीमाओं को लांघते हुए वापस अपने देश पहुंचती है। खास बात यह है कि कुर्जा का 90% जीवन उड़ान और देश की सीमाओं को मापने में ही गुजर जाता है। इस बार जब उनका दल सर्दियों में भारत में प्रवास के बाद अपने देश लौट रहा था, तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने उनका रास्ता रोक लिया और अब वो फिर से लौटकर खिंचन आ गई हैं। राजस्थान से इस तरह की रिपोर्टिंग है कि जो वहाँ उधर कुर्जा आती है फलोदी और किचन के आसपास, तो वो शीतकालीन प्रवास के बाद वापस अपने देश की ओर लौटती है। इस तरह की रिपोर्टिंग है कि वो इस युद्ध के कारण वो वापस वापसी कर रही है और वापस वेस्टर्न राजस्थान की तरफ लौट रही है। उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल गांव के तरणताल परिसर में नारायण सेवा संस्थान और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पैरा तैराकी की इस राष्ट्रीय स्पर्धा में देश के 23 राज्यों और सेना की एक टीम ने भाग लिया। इस पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 383 खिलाड़ियों ने अलग अलग दिव्यांग श्रेणियों में तैराकी के हुनर का प्रदर्शन किया। यहाँ कुल 14 श्रेणियों में 306 पुरुष और 77 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि कुल 245 रेस हुई और इस दौरान राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप पर महाराष्ट्र ने 306 अंकों के साथ कब्जा किया, जबकि सब जूनियर वर्ग की व्यक्तिगत श्रेणी में व्योम पावा गुजरात और बालिका वर्ग में रिया पाटिल महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ तैराक का पुरस्कार प्राप्त किया। खास बात यह है कि इस पैरा तैराकी चैंपियनशिप के समापन समारोह में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि जिन बच्चों के बारे में सामान्यतः परिवार वाले भी हिम्मत हार जाते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिन लोगों ने भी प्रयत्न करके इस ऊंचाई तक लाने का प्रयास किया, उनको नमन करता हूं। चैत्र नवरात्रि के मौके पर करौली में लगने वाले विशाल मेले में शरीक होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन यात्रियों के लिए कैला देवी मंदिर ट्रस्ट, जिला प्रशासन और भामाशाहों की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि कैला माता के दरबार में पहुंचने वाले पदयात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे लगाए जा रहे हैं।
साथ ही इन भंडारों में पदयात्रियों के लिए विश्राम करने से लेकर नाश्ता, भोजन, फलाहार, पेयजल की व्यवस्थाओं के साथ निःशुल्क चिकित्सा जांच की भी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के यहाँ आने का सिलसिला शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी इनकी संख्या कम है। हालांकि अगले 1-2 दिनों में पदयात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार 29 मार्च से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन हो रहा है। हर साल भंडारा लगाते हैं जो पैदल वालों के लिए, बढ़िया तरह से बैठा के भोजन कराते हैं उनको। हम सब लोग मंदिर की तरफ से चेस्टों का भंडारा है ये। और पोशाक चढ़ाई है, हमने भोग लगाया है, तो हम लोग मानता करके आए हैं माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको सुख शांति से रखे, जो इतना विघ्न आया है वो सब दूर करे। चित्तौड़गढ़ में आन बान और शान के साथ जौहर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ों और ऊंटों के साथ ही मेवाड़ के अधिपति कहे जाने वाले एकलिंग नाथ की झांकी निकाली गई। आपको बता दें, पिछले कई सालों से मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक जौहर, जो सम्मान की रक्षा के लिए खुद समर्पित करने की प्रेरणा देता है, उसी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होता है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के मकसद से इन दिनों बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत आज सुबह शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में जिला कलेक्टर लोकबंधु समेत जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर के थार महोत्सव से हमारा संदेश यही है कि जो यहाँ बाड़मेर के मारवाड़ के जो यंग जनरेशन है उसको पता चले कि क्या यहाँ की संस्कृति है, क्या यहाँ का खान पान, क्या यहाँ की वेशभूषा है। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट को भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के जो लोग गायक हैं उसको सुने। इसी के लिए ये भव्य शोभा यात्रा आज इसी क्रम में थार महोत्सव में निकाली जा रही है। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरी टीम ने और पूरे बाड़मेर जिले में जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, उससे इसको एक और भव्य रूप मिल पाया। 10 साल बाद बाड़मेर में हो रहे थार महोत्सव में दर्शकों का हुजूम उमड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों के यहाँ आने के पीछे की मुख्य वजह है दूसरे प्रदेशों से आए कलाकार हैं, जो अपनी संस्कृति का जादू रेतीले धोरों पर बिखेर रहे हैं। कश्मीर से आए कलाकारों ने अपने रोफ नृत्य से जहां सबका दिल जीत लिया, वहीं हरियाणा से आए कलाकारों की लठमार होली ने रेतीले धोरों की फिजा को और रंगीन बना दिया। इसके अलावा यहां गैर नृत्य का भी आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए लोगों में होड़ मची रही। आपको बता दें, करीब 10 साल बाद थार की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित थार महोत्सव कई सालों के बाद में एक गौरव की धरती और वहाँ की तपोभूमि और डूंगरा परमेश्वरा मठ के सानिध्य में आयोजित ये शानदार और जानदार प्रोग्राम के लिए मैं सभी कलाकारों को, मीडिया बंधुओं को, पूरे प्रशासन को और पूरे पधारे हुए महानुभावों को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। राज्य के प्रमुख व्यापारिक संगठन 40 की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना की मार से उभरे व्यापारियों और उनके परिवारजनों ने इस कार्यक्रम में जमकर मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की वजह से 40 की ओर से किया जाने वाला फागोत्सव और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम पिछले 2 साल से बंद था, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टेचू सर्किल पर होटल हवेली में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में व्यापारियों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीत संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया था। साथ ही लोगों ने यहाँ तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लिया।
बूंदी में नवगठित जिला समारोह आयोजन समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बूंदी के बाईपास रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित इस होली मिलन समारोह में आए राजस्थानी कलाकारों ने राजस्थानी गीतों पर एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर होली मिलन समारोह में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंगमंच और कला महोत्सव रंग राजस्थान का रविवार को आखिरी दिन रहा। जवाहर कला केंद्र में संपन्न हुए रंग राजस्थान के आखिरी दिन 3 नाटकों का मंचन हुआ और एक कहानी सत्र का आयोजन किया गया। आखिरी दिन पहले नाटक हम भारत के लोग का मंचन कृष्णायन सभागार में हुआ, तो दूसरे नाटक इसी सभागार में भेली वार्ता का मंचन हुआ और आखिर में बांसवाड़ी कंपनी नाटक का मंचन हुआ। हालांकि आखिरी नाटक से पहले कहानी सुनाने का सत्र हुंकारों का आयोजन हुआ। साथ ही रंग चौपाल के दौरान राजस्थान के कला उत्सव की उपलब्धियों पर बल्ली महारान ने भी महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती सवाल नहीं, सीधे उन्हीं की जुबानी। 5:56 पर देखिए दर्द कश्मीर।